Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. Our today's session is based on an important poem, The Second Coming, by an important writer, W.B. Yeats. In your recent paper, which happened yesterday, that is 27th of June, in your paper there was a question regarding this poem. ये पोएम आपका आइडेंटिफिकेशन में आया था विद अदर पोएम्स ऑफ W.B. Yeats लाइक सेलिंग टू बाइजेंटियम, प्रेयर फॉर माई डॉटर. W.B. Yeats के काफ़ी सारे पोएम्स, 4-5 पोएम्स का क्वेश्चन देखा गया है पेपर में. दो आइडेंटिफाई करना था आपको, लेकिन प्रीवियसली हमने इस पर्टिकुलर पोएम से, इनके और भी पोएम से कोटेशन देखा है. इसीलिए हमें पोएम्स को लाइन बाय लाइन डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी है. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. W.B. Yeats के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है. यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच द वीडियो फ्रॉम देयर. यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है W.B. Yeats के लाइफ के बारे में, दैट ही वॉज अ प्रोफाउंड पोएट हुज वर्क्स रिफ्लेक्ट्स हिज डीप engagement with mysticism and socio-political landscape of Ireland. हम सब ने देखा है that W.B. Yeats was a nationalist poet. ये अपने नेशन को लेके ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं. सिम्बॉलिस्ट पोएट है, मिस्टिसिज्म के थीम्स पे लिखते हैं. तो हमारा इनका ये जो पोएम है द सेकेंड कमिंग, इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल जिसमें इन्होंने मिस्टिसिज्म का थीम एक्सप्लोर किया है. The poem starts, turning and turning in the widening gyre. The falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. These three lines are the famous lines of the poem. Multiple times in multiple exams, multiple competitive exams, the question has been formed from here. इस लाइन का मतलब है widening gyre. Gyre का मतलब होता है a circle like this. This is gyre. यहाँ पे बोला जा रहा है कि turning and turning in the widening gyre, the falcon is a kind of bird like an eagle, and the one who controls that is the falconer. यहाँ पे metaphorically इसको use किया गया है. The falcon is the human race and the falconer is the god. यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस जायर में, इस वर्ल्ड के जो हमारा पूरा कन्वेंशन है, हमारा जो वर्ल्ड डिजाइन है, उसमें ये ह्यूमंस जो है इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, इतना ज्यादा खो गए दैट दे आर नॉट एबल टू हियर द फाल्कनर एनी मोर. थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट. ये हमारा जो वर्ल्ड का स्ट्रक्चर है, जो कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल से बना है, बिलीफ से बना है, इट इज फॉलिंग अपार्ट. एंड द सेंटर, द गॉड, it is not, he is not able to hold it. ये पोएम जो है हमारा, इट इज गिविंग अस अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर पीरियड, इंटर वॉर पीरियड की बात कर रहा है ये हमसे. कैसे केओस हो गया है हमारे वर्ल्ड में, एंड जो एक सेंट्रल बिलीफ होता है ह्यूमन का गॉड के ऊपर, दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, गॉड इज देयर, गॉड विल प्रोटेक्ट अस. नाउ दैट पर्टिकुलर बिलीफ इज नॉट देयर, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड. Mere anarchy is loosened upon the world. The blood-dimmed tide is loosed and everywhere. The ceremony of innocence is drowned. यहाँ पे एनार्की स्ट्रक्चर का बात हो रहा है. द स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द गॉड, द सुप्रीम एनार्की इज लूजेंड अपॉन द वर्ल्ड. ये जो बिलीफ था जिससे लोग कनेक्टेड थे, वो अब लूज हो गया है कहीं ना कहीं. एंड पीपल आर लाइक वैंडरिंग जस्ट हेयर एंड देयर. दे हैव नो डायरेक्शन व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ. This blood-dimmed tide is loosed now, and everywhere, और हर जगह जहां आप देखो, जहां तक आपकी नजरें देख पा रही है, the ceremony of innocence is drowned. Now people have no innocence in them. They are ready to kill someone and eat the flesh of that people for their hunger. The world has become so selfish in those interwar period. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूथ जो है हमारा, they are lacking all the conviction, they are lacking all the morality, they are lacking everything that a person needs to have which makes a human a humane. They are lacking the humane qualities in themselves. और ये जो worst है, अच्छाई जो है वो खत्म होते जा रहा है. And the worst thing, the cruel things in this world are of full passionate intensity.
हर जगह आपको जहां देखोगे सेल्फिशनेस नजर आ रही है दुनिया में. People are not thinking about other people. Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड का केओस है, देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है. Someone is to come. Surely the second coming is at hand. यहाँ ये biblical reference है हमारा, the second coming. Second coming is related to the rebirth of Jesus Christ here. कि जब भी आप इसको इंडियन माइथोलॉजी से भी जोड़ सकते हो, इंडियन मिस्टिसिज्म से भी जोड़ सकते हो, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसेस पोइट्री में आपको देखने को मिलेगा. जब भी बुराई का यहाँ पे जीत हुआ है या बुराई काफी ज्यादा हो गई है, हमेशा कोई ना कोई गॉड अपने एक दूसरे फॉर्म में आते हैं, अच्छाई का विजयी होता है. वही लाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि नाउ द वर्ल्ड इज at such a junction where everything will get destroyed. ऐसा लग रहा है कि किसी का rebirth होने वाला है. The second coming. Hardly are those words out when a vast image of Spiritus Mundi troubles my sight. This is a very important reference of the poem. Spiritus Mundi is a kind of revelation. एक ऐसा instinct आपको लग रहा है कि कोई आ रहा है सामने से, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल इमेज आपको दिख रहा है. दैट इज स्पिरिटस मुंडी, जो सारी चीजों को बैलेंस कर देगा इस दुनिया में. दैट इज स्पिरिचुअस मुंडी. वर्ल्ड स्पिरिट बोला जाता है इसको. ये जो टर्म है आपका स्पिरिटस मुंडी, ये कहीं ना कहीं आपके आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म में कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को लेके जो बात किया गया है उससे भी रिलेटेड है. म्यूज के तरह हम लोग इसको समझ सकते हैं. दैट इट इज अ फिगर which is commonly read in all the mythology. Everyone can relate with this figure. Somewhere in sands of the desert, a shape with lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun, is moving its slow thighs while all about it reel shadows of the indigenous desert birds. यहाँ पे बताया जा रहा है कि somewhere in the sand, ये जो हमारी दुनिया हो गई है बंजर सी, जो खाली सी दुनिया हो गई है, एक दूर डेजर्ट में मेरे को कुछ आते हुए दिख रहा है. वो क्या है? शेप विथ लायन बॉडी एंड हेड ऑफ अ मैन. ये फिगर जो है आप इंडियन माइथोलॉजी में फिगर ऑफ नरसिम्हा के साथ रिलेट कर सकते हो, जिसमें बताया जा रहा है कि उसका लायन के जितना पावरफुल बॉडी है एंड द हेड ऑफ अ मैन हु कैन थिंक. ऐसा एक बॉडी चलते हुए आ रहा है हु विल बैलेंस एवरीथिंग नाउ. A gaze blank and pitiless as the sun. और उसकी आंखें जो है it is blank, pitiless. He will do no mercy to anyone. Comparison हो रहा है यहाँ पे simile के through as the sun, like the sun is so pitiless, blank एकदम. Is moving its slow thighs. वो धीरे धीरे चल के आ रहा है. While all about it real shadows of the indigenous desert birds. और वहां की आसपास की जितनी बर्ड्स है डेजर्ट की, वो उसके पीछे ऐसा लग रहा है कि उसको एक शैडो प्रोवाइड करते हुए, कवर प्रोवाइड करते हुए आ रही है. द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो. वापस से अंधेरा हो गया है, वापस से जितना वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है वो दिख रहा है मुझे, बट नाउ आई नो. लेकिन मुझे अब एक बात पता है, that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle. Cradle बच्चे का वो झूला होता है पालना, जिसमें उसको सुलाया जाता है और झूला झुलाया जाता है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो इतना लंबा वेट था हमारा फॉर 20 years, जो सोया हुआ था, स्टोनी स्लीप है जो हमारा, अब वो एक नाइटमेयर के तरह एक रॉकिंग क्रैडल पे सुनाई दे रहा है मुझे. एंड व्हाट रफ बीस्ट, एंड गॉड नोस कैसा बीस्ट आ रहा है. It's our come round at last, and it is that time finally slouches towards Bethlehem to be born. और वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, वो जो रफ बीस्ट है, now it is moving slowly towards Bethlehem to be born again and restore everything which the world is facing. The world is at chaos, but all the balance will be there once this beast takes a rebirth. The second coming, this is what the title is, the biblical reference.
Why Bethlehem? Because why the place Bethlehem? Because it was the place where Jesus Christ was reborn. Bethlehem is a place where Jesus Christ was reborn. तो वहां पे वो क्रैडल, रॉकिंग क्रैडल का आवाज आ रहा है, जिससे पता चल रहा है दैट सेकेंड कमिंग इज देयर. कुछ गॉडली फिगर आ रहा है हमारे पास, जिसको रफ, वो गॉडली फिगर अब की बार एक रफ बीस्ट बन के आ रहा है, विच इज पिटीलेस and it has that particular structure, shape with lion's body and the head of a man, and everything will be restored. This is the whole poem is about. ये पोएम आपको बताता ही इंटर वॉर पीरियड के बारे में कि वॉर के टाइम पे कैसे लोग अपना डिसबिलीफ खो रहे थे, बट जब भी ऐसा होता है तो आपका बिलीफ रिस्ट्रक्चर होता है हमेशा. ये पूरी थ्योरी उसी के ऊपर है. ये वाला पोएम पर्टिकुलरली, इनका ये जो पोएम है, आप इसको इंडियन माइथोलॉजी के साथ काफी स्ट्रांगली कनेक्ट करके पढ़ सकते हो. एवरी लाइन कनेक्ट्स टू इंडियन माइथोलॉजी है. If someone is in their PG or someone is preparing for their UG exams and this particular poem is there in your syllabus, you can specially mention this point that it has the Indian mythological references here. You can draw a parallel between the Western mythology and the Eastern mythology, the Irish mythology and the Eastern mythology. How the Irish mythology, you can talk about the collective consciousness, you can talk about archetypal criticism. उनके पास भी वो सेम फिगर है पावर का जो हमारे पास है नरसिम्हा के नाम पे. सो द आइडिया इज कॉमन. जैसे सबके पास हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट है, बस नाम अलग अलग है. गॉड का सबका सिमिलर कॉन्सेप्ट है, नाम अलग अलग है. सबके पास सबके हीरोज का कॉन्सेप्ट एक है, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, मिस्टिकल. नाम सबका अलग अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है, नाम का कॉन्सेप्ट एक ही बेस हो रहा है. दैट इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. इसके ऊपर काफी सारे थियोरिस्ट जो है, नॉर्थरूप फ्राई, कार्ल यूंग, बहुत डीपली बात करते हैं दैट वी हैव दिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन आवर माइंड. आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, आप ये सारे पॉइंट्स इस पोएम में डाल के लिख सकते हो. फॉर नेट पर्सपेक्टिव आपको सिंपली याद रखना है ये 3 एकदम फेमस लाइन. टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, things fall apart, the center cannot hold. Now, ये जो things fall apart है, it has been borrowed from here for a work. Chinua Achebe ने एक अपना work लिखा है, Chinua Achebe. He has written a work with the title Things Fall Apart. So the title was a reference from here. From net perspective, you need to remember those lines. You need to remember the image of Spiritus Mundi. It has been described here. And ये जो poem है, ये आपका इंटरवॉर पीरियड को दिखा रहा है, और उसके बाद पोस्ट वॉर बिलीफ, डिसइल्यूजनमेंट जैसे सब्जेक्ट्स को टैकल कर रहा है. इसमें पावरफुल सिंबल्स का यूज किया गया है टू कन्वे केओस, लाइक द फैल्कन, द फैल्कनर, स्पिरिटुअस मुंडी, रॉकिंग क्रैडल. ये सारे सिंबल्स का यूज किया गया है इसमें. The key themes of this poems are theme of chaos. आपको दिखाया जा रहा है how chaotic the world is. Societal unrest के बारे में बात हो रहा है. Turbulent times के बारे में बात हो रहा है, the hard times. फिर उससे हम कैसे transform करते हैं. So the theme of transformation is also an important point here. Symbolism of the beast, emergence of something new, because the situation here is now such a serious situation, such a chaotic situation that we do not need someone like Lord Krishna with the majestical power, someone who is very silent kind of God कि हाँ चलो ठीक है, गुस्सा आएगा तब देखेंगे. No, we don't need that kind of God. We need someone feverish. We need someone who is like, no, we need to fight. Strong image. तो वो सारे symbols है यहाँ पे. Apart from that, the falcon का symbol use हुआ है यहाँ पे, the beast का हुआ है, the gyre and the second coming, which suggests the inevitability of transformation and turmoil. ये जो poem है, ये आपके each capture करते हैं इसमें anxieties of the age के बारे में. ये point याद रखना है. This is a famous line which we have already discussed. I hope the session is clear to you all. I hope that you all have noted the important points regarding the session. This was all about that we need to learn.
The writer is important, his works are important. कौन से works कितने important है, it is mentioned in that previous video. You can visit my YouTube channel and you can watch the video there. It is titled as Important Writer W.B. Yeats. You can learn about him from there. I hope that you all enjoyed the session. Now let's end the session here. Have a lovely day, learners.